सो देखिए क्वेश्चन नंबर 57 से हम यहाँ से और एक बार डिस्कस कर लेंगे कि यही दे रखा है 57 ये क्वेश्चन नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट एस्टिमेट फॉर पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, जैसे हमने डिस्कशन किए थे। तो आपको इस केस में क्या करनी चाहिए, देखिए ये फॉर्मूला है n इज इक्वल टू एम, मतलब कि n इज इक्वल टू एम इंटू सी डिवाइडेड बाई आर। तो इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है आप कैसे निकालोगे, m इंटू सी, मतलब कि पहली बार आपने कितना जो है कैप्चर किए थे, उस कैप्चर करने के बाद उसको मार्क किया, फिर ठीक है ना, फिर दूसरा बार आपने कितना कैप्चर किया और कैप्चर करने से कितना आपको मिल रहा है मार्क्ड वाला, ठीक है ना। यहाँ पे दे रखा है कि जो कि पॉपुलेशन फर्स्ट टाइम जब आपने कैप्चर किए थे 25 कैप्चर किया, सेकेंड टाइम जब आपने कैप्चर किया 33 कैप्चर किया। इस 33 से 5 जो होता है आपका मतलब कि मार्क्ड किया आपने। पहले एक पॉन्ड से 25 फिशेस को मान लीजिए कैप्चर किया, सारे 25 से 25 फिशेस को आपने टैगिंग किया, ठीक है ना। मान लीजिए आपने इस तरीके से सारे फिशेस को टैग किया। फिर इस एक हफ्ते के बाद फिर आपने गए उस पर्टिकुलर पॉन्ड को जाने के बाद फिर आपने फिशिंग किया, मतलब नेट के थ्रू। तो करने के बाद आपको 33 कितना फिशेस मिला आपको, 33। इस 33 में से जो है ना 5 फिशेस आपको ऐसे मिला जो कि आपने पहले वाले टैगिंग जो कर रहे थे उससे 5 पीसेस आपको मिला। वहाँ से आप पॉपुलेशंस की साइज़, क्योंकि ऐसा एरिया जहाँ पे आप वो काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि फिश तो मछली पानी के अंदर रहते हैं ना, उस कैसे काउंट करोगे। तो इस केस में आपको ये फार्मूला लगानी पड़ेगी, पहली बार आपने कितना कैप्चर किए थे, दूसरी बार कितना कैप्चर किए थे डिवाइडेड बाय द दूसरी बार कैप्चर करने के बाद कितना मार्क्ड इंडिविजुअल आए हैं। तो आप उसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। 5 × 5 तो 35 इंटू हम क्या कर लेंगे 5, है ना, 5 कर लेंगे तो 165 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना है। तो जो छोटा वाला रहेगा, क्योंकि हमेशा जो रीकैप्चर करने के बाद जो मार्क्ड इंडिविजुअल मिलता है तो उनका नंबर हमेशा लेस रहता है। आप 2 बड़ा से छोटा वाला को कर लोगे। कभी कभी मान लीजिए इस फार्मूला को जो है ना इधर उधर करके पूछेगा। मान लीजिए ऐसे ये है फार्मूला, आपको बोलेगा कि सी कितना है ना, मतलब कि यहाँ पे इसको एन पूछा है ना, पॉपुलेशंस की जो है नंबर कितना है आप बताओगे। मान लीजिए सी पूछ लेगा तो आप ऐसे कर लोगे, फिर इसको मतलब है कि मतलब कि आप ऐसे कर लोगे n इज इक्वल टू एम इंटू सी डिवाइडेड बाई आर कर लोगे। तो आपको मान लीजिए सी पूछा है तो एन आर कर लोगे, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड है के रह सकता है, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, m इंटू सी हो जाएगा। तो सिर्फ c आपको निकालना है तो एन आर डिवाइडेड बाई m कर लेंगे। तो सारे मतलब कि मान लीजिए इस तीनों डाटा दे रखा है, इसको पूछेगा तो आप ये जो फार्मूला है उसको सिंप्लीफाई करके आंसर दे सकते हो जब भी मान लीजिए और कभी आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे। अन एरिया इन सिमिलपाल वाज रिसेंटली डिस्ट्रॉयड बाय रैगिंग वाइल्ड फायर, मतलब कि जो हुआ था ना 21 में, तो जो समर सीजन था उस टाइम पे जैसे मिलपाल की बहुत बड़ा एरिया जो है फायर बर्न आउट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट वुड अलाउज सेकेंडरी सक्सेशन। आपको पता है सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन तो 2 तरीके के होता है, एक प्राइमरी सक्सेशन होता है और एक सेकेंडरी सक्सेशन होता है, ठीक है। तो प्राइमरी सक्सेशंस में हमेशा क्या होगा, कुछ भी बेस लाइन नहीं है, नो सॉयल, कोई सॉयल नहीं है, कुछ नहीं है। जो रॉक वाला एरिया में रहता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है पहले वो उस जो एनवायरनमेंट जो है ना अनफेवरेबल रहता है, पहले जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा वो पहले फास्ट ऑर्गेनिज्म से आएगा और वो टिक नहीं पाएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट उतना ज़्यादा अनफेवरेबल है। लेकिन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब उनका डेथ होगा कुछ ना कुछ जो है ना ऑर्गेनिक मैटर इस ज़मीन में आ जाएगा। फिर ये होने के लिए लाखों ईयर लगेगा, ऐसा नहीं कि 1-2 या 20 साल में हो जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है। प्राइमरी सक्सेशन में बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा है, जो लैंड है सॉयल है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशंस में क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एग्जिस्टिंग चीज़ें था, है ना, जैसे फायर है वो बर्नआउट, मतलब कि जो फॉरेस्ट है बर्नआउट हो गया, एग्जिस्टिंग चीज़ें था होने के बाद फिर उनका डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे फायर है ना, फॉरेस्ट फायर हो गया, वाइल्ड फायर हो गया, तो पूरा का पूरा सारी चीज़ें ख़त्म है। लेकिन यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म पहले उसके बाद ग्रो करेगा उसको हम सेकेंडरी सक्सेशंस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट है सारे चीज़ें है मौजूद है एंड यहाँ पर ग्रोथ की जो रेट है एकदम फास्ट होगा, यहाँ पे ग्रोथ की रेट जो है स्लो होगा। बाय ना बात समझ में। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि सिमिलपाल में जो वाइल्ड फायर हुआ था तो सेकेंडरी सक्सेशन कौन हो करेगा, एनिमल्स दैट सर्वाइव माइग्रेट टू सराउंडिंग एरिया, नहीं,
सक्सेशन की ऐसा मतलब नहीं है कि सक्सेशन पायनियर स्टेज होता है, सिराल स्टेज होता है, उसके बाद क्लाइमैक्स स्टेज होता है, मतलब कि शुरुआत से शुरू होना। ऐसा नहीं कि कोई दूसरे एरिया को जो उस पर्टिकुलर, मान लीजिए सिमिल पार फॉरेस्ट में कोई टाइगर है, दूसरे फॉरेस्ट को चला गया, ये नहीं। प्लांट लाइफ दैट सर्वाइव बिगिंस टू डाई आउट ए रिजल्ट ऑफ लैक ऑफ अवेलेबल ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, नहीं, ये तो नहीं होगा। द डेड बॉडीज ऑफ एनिमल दैट डिड नॉट सर्वाइव द फायर रिटर्न न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, यस। जो ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो गया है ना, वही फायर में, मतलब वही ज़मीन में वो पड़े रहें, उसकी बॉडी से जो न्यूट्रिएंट निकलेगा सेकेंडरी सक्सेशंस के लिए ये न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, जिस वजह से सेकेंडरी सक्सेशन अच्छे से हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ओमिनिवरस दैट सर्वाइव क्रिएट ए डिक्लाइन ऑफ बोथ हर्बीवर एंड कार्निवर पॉपुलेशंस, नहीं, जो जिंदा रहा है उनकी कोई ऐसा रूल नहीं रहेगा सेकेंडरी सक्सेशंस के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे। हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज सुइटेड टू लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस, तो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, अडेप्टेशन शो करता है। अडेप्टेशंस क्या है, खुद को ढाल लेना, अकॉर्डिंग टू दिस एनवायरनमेंट, खुद को ढाल लेना एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, उसको ही तो हम अडेप्टेशंस कहते हैं। जो बंदा अडेप्टेशंस नहीं सीखेगा वो रूल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा चेंज, एनवायरनमेंट जो है चेंजेस होता रहता है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमको चेंजेस होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव, अभी आप मान लीजिए अभी कार है, बाइक है या एरोप्लेन है, आप बोलोगे आप मतलब कि उड़ीसा से दिल्ली जाओगे, है ना, कैसे बाइक्स में जाओगे, ऐसा होगा क्या, नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो कंपटीशन से तो ऑर्गेनिज्म स्वीटेड नहीं हो पाते हैं, मतलब कि अडेप्ट नहीं हो पाएगा, अडेप्टेशन ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 60। बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड आज, ये तो एक टर्म हो गया। बायो का मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड डाइवर्सिटी का मतलब है कि वेराइटी। वेराइटी, जो हमारा जो नेचर है उसमें आपको वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दिखने को मिलेगा, तो इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। रेंज ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन एन एनवायरमेंट, द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पेसीज, द सीजनल एंड डेली चेंजेज इन एनवायरमेंट। चेंज इन एनवायरमेंट बायोडाइवर्सिटी नहीं है, वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी। द वे स्पेसीज डिफर फ्रॉम वन अनदर, ये भी नहीं है, एक स्पेसीज कैसे दूसरे स्पेसीज से अलग है, ये बायोडाइवर्सिटी नहीं बताता है। वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितने तरीके के रोज फ्लावर है, कितने तरीके के एनिमल, प्लांट, बर्ड्स भी है तरह तरीके के, फ्लावर भी है तरह तरह के, समझ रहे हो ना, इसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो ऑप्शन 1 आप ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन एन एनवायरमेंट। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61। द आरो इन ए फूड चेन, मतलब कि फूड चेन में जो आरो है, जैसे कि मान लीजिए ग्रासेस है, ग्रासेस को इंसेक्ट कंज्यूम कर रहा है, फिर इंसेक्ट को आपका मान लीजिए फ्रॉग कंज्यूम कर रहा है, फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम कर रहा है, ये बोल रहा है ये जो आरो है ये क्या बताता है, ठीक है। हु इट्स हु, एक दूसरे, एक मतलब कि मान लीजिए ये इसको खा रही हैं, ये इसको खा रही हैं, कि कौन, द मूवमेंट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी की जो मूवमेंट है वो बता रही हैं, ठीक है ना। हु इट्स हु, ऐसा तो आपको लगेगा कि ये हो सकता है, लेकिन नहीं, ठीक है ना। ये जो है एनर्जी जो है कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है उसके बारे में ये दे रखा है। हीट एनर्जी बिंग लॉस्ट के बारे में नहीं, कितना एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। मान लीजिए इसके पास 100 है तो इनके पास 10 चला जाएगा, फ्रॉग के पास 1 जाएगा, स्नेक के पास 0.1% चला जाएगा। ये होता है आपकी आरओ इन द फूड चेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 62 में दे रखा है कि ऑल द एनर्जी इन ए फूड चेन ओरिजिनेट फ्रॉम, जितने भी एनर्जी है फूड चेन्स के अंदर ये कहाँ से आ रही है, प्लांट से। फूड चेन हम जो बोल रहे हैं कि जो प्लांट है, प्लांट कैसे खाना बनाता है, ठीक है। प्लांट जो है उसके पास तो ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट है, जब उसमें आपकी सनलाइट आएगा एंड सनलाइट के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड्स होने के बाद, है ना, तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स जब होगा तो ग्रीन क्लोरोफिल पिगमेंट्स के ऊपर सनलाइट आने के बाद जो लाइट एनर्जी है दैट विल कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी, समझ रहे हो ना। तो इसलिए जो मेन सोर्स होता है वो सन ही होता है। मान लीजिए कुछ दिन अंधेरा रहेगा ऐसे, लेकिन माना जाता है कि जो है ना प्लांट कुछ भी खाना नहीं बना पाएगा। यदि प्लांट खाना नहीं बना पाएगा तो उसके ऊपर जो हर्बीवर डिपेंड होकर रहते हैं वो कहाँ से खाना पाएंगे, फिर हर्बीवर को, कार्निवर को खाना नहीं मिलेगा। तो इसलिए प्लांट मतलब कि जो सन है वही रहेगा आपकी मतलब कि ऑल एनर्जी सोर्स, ठीक है ना। अच्छा, फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 63। देखिए देखा है कि अबायोटिक फैक्टर अफेक्ट एन इकोसिस्टम एंड इंक्लूड ऑल ऑफ दिस एक्सेप्ट, मतलब कि कौन सी अबायोटिक फैक्टर। तो इकोसिस्टम्स की यदि हम बात करेंगे, इकोसिस्टम में 2 चीज़ रहता है, एक है बायोटिक कंपोनेंट, मतलब है कि जिसके पास लाइफ है, उसमें उनमें से सारे प्लांट्स आ जाएंगे, सारे एनिमल्स आ जाएंगे एंड माइक्रोब्स आ जाएंगे, ये बायोटिक।
अबायोटिक का मतलब है कि जो एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, ठीक है ना, ये सारे हो गए। ये बोल रहा है कि अबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट इकोसिस्टम एंड इंक्लूड ऑल दीज एक्सेप्ट, तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर ये भी एक अबायोटिक फैक्टर है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एक लिविंग चीज़ है यानी कि ये बायोटिक कंपोनेंट होगा। अमाउंट ऑफ लाइट, लाइट भी अबायोटिक है। क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स ये भी अबायोटिक कंपोनेंट्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मतलब कि ये पूछा है कि अबायोटिक फैक्टर जो कि इकोसिस्टम्स को इफेक्ट डाल रही है उनमें से कौन सी नहीं है, एक्सेप्ट दैट, ठीक है। तो 64 क्वेश्चन देखिए। मेनी पेस्टिसाइड्स आर स्टोर्ड इन एन एनिमल्स बॉडी फैट, if a pesticides got into lake which organisms would have the highest level। तो यहाँ पे ये दे रखा है जो आपकी ठीक है ना, ये बोल रहा है जैसे बायो मैग्निफिकेशन से एक टर्म होता है, बायो मैग्निफिकेशंस। जैसे आपको पता है कि एक ट्रॉपिक लेवल से जब दूसरे ट्रॉपिक लेवल को हम मूव करते हैं, एनर्जी जो है सिर्फ और सिर्फ 10% जो होगा क्या होगा ना, ट्रांसफर होगा। मतलब कि इसके पास 100 एनर्जी है, उनके पास चला जाएगा 10, फिर 1, फिर 0.1। ये किसके लिए है, ये एनर्जी के लिए है। बायो मैग्निफिकेशंस का मतलब क्या होता है, देखिए एक ट्रॉपिक लेवल 1, ट्रॉपिक लेवल 2, ट्रॉपिक लेवल 3, ट्रॉपिक लेवल 4, समझ रहे हो ना। अच्छा, कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे उनकी क्वांटिटी जितना रहा है, ठीक है। अच्छा, जब ये नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल को, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए एक लेक के अंदर ये है फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है, उसको कंज्यूम करेगा जो प्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस, समझ लो ना। जब एक जू प्लैंक्टन एक मतलब है कि एक फाइटोप्लैंक्टन के अंदर 0.001 ऑफ केमिकल्स, कोई भी है, DDT है, कोई भी केमिकल्स है, तो एक जू प्लैंक्टन जो है वो तो एक फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम नहीं करेगा, समझ लो ना, एक तो 4-5 कंज्यूम करेगा, ठीक है ना, साइज उनके, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा, ठीक है। जब स्मॉल छोटे मछलियाँ जो होते हैं वो तो एक जू प्लैंक्टन को कंज्यूम नहीं करेगा, ये भी 10-20 जू प्लैंक्टन को कंज्यूम करेगा, तो इसलिए उनके पास 0.1 आ जाएगा, फिर इसके पास 1 आ जाएगा। जब एक जो लार्ज फिशेस, बड़े फिशेस होते हैं, वो तो एक स्मॉल फिशेस को कंज्यूम नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा स्मॉल फिशेस को कंज्यूम करेंगे, तो इसलिए एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में उनकी अमाउंट जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए हम उसको बायो मैग्निफिकेशंस बोल रहे हैं। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में वो मैग्नीफाई हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है उसके लेवल, ठीक है। अच्छा, मैनी पेस्टिसाइड्स, तो ये इन्होंने रखा है कि एक पेस्टिसाइड्स को आपने लेक के अंदर डाला है तो क्या होगा। सो किसके पास सबसे ज़्यादा रहेगा, जो हाइस्ट लेवल में है उसके पास ज़्यादा रहेगा। ईगल, फिश, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। माइक्रोस्कोपिक प्लांट का मतलब है कि फाइटोप्लैंक्टन की बात हो रहा है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल जो प्लैंक्टन की बात हो रहा है, फिशेस, फिर उसके बाद ईगल। तो क्या हो जाएगा, ईगल होगा, क्योंकि लेक के अंदर तो फिश है ना, वो उन लेक के अंदर ही है, लेकिन फिश को फिर कंज्यूम करेगा कौन, ईगल। ये टॉप कार्निवर में आ रही है, तो इसलिए उसके पास ज़्यादा वही पेस्टिसाइड्स देखने को मिलेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 हम देखेंगे, दे रखा है कि द बिगेस्ट इम्पैक्ट आर मेड ऑन द एनवायरनमेंट बाय। सबसे बिगेस्ट इम्पैक्ट कौन डाल रही है, द माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नहीं, प्रिडेशंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस, कंपटीशन एक्सेट्रा। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस जो होता है वो आपको ज़्यादा, मतलब कि एक तो होता है जो हैबिटेट लॉस होने की वजह से बायोडाइवर्सिटी वगैरह लॉस होने की चांसेस होता है। एंड हैबिटेट को लॉस करने के लिए मेन रोल किसकी रहा है, हैबिटेट लॉस, समझ रहे हो। तो मतलब है कि एक जंगल था, है ना, यहाँ पे एक सिटी था, है ना, सिटी इस बगल में, इस साइड्स में कुछ दूर तक यहाँ पे जंगल था। लोग अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसमें घर बना रही हैं, फैक्ट्री बना रही हैं, तो जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स यहीं पे रह रहे थे, अभी उनकी जो हैबिटेट मतलब रहने की जो जगह है वो कमी हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा जो है इंटरफेरेंस जो है ये ह्यूमन की रहा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़्यादा रहा है। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, यहाँ पे दे रखा है कि ग्लाइकोलिसिस, ये ग्लाइकोलिसिस के बारे में स्टेटमेंट पूछा है आपको। ग्लाइकोलिसिस मतलब कि ये टर्म सुनने के बाद आपके दिमाग में ये होना चाहिए, ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म्स में होगा, ठीक है ना, ये साइटोप्लाज्म में होगा। एंड ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होगा, प्रेजेंस में भी होगा। जब ऑक्सीजन प्रेजेंस में होता है हम उसको एरोबिक रेस्पिरेशंस कहते हैं, एंड जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है तो हम उसको अनएरोबिक रेस्पिरेशंस कहते हैं,
ठीक है, अनएरोबिक कहते हैं। क्लियर हुआ? अच्छा, तो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट होता है, जब भी मान लीजिए नहीं है तो उनका दो चीज़ें रहता है। तो हम देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस डज नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये तो गलत स्टेटमेंट है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। डज नॉट ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये भी गलत स्टेटमेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंस में भी होता है, एब्सेंस में भी होता है। मे रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ लैक्टेट फॉर ईच मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे जो ग्लूकोनियोजेनेसिस वगैरह हम पढ़े हैं, तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज से 2 मोल ऑफ लैक्टेट बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो बोथ ए एंड सी, ये तो गलत स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी जो है, देखिए आप यदि आपको ये चीज़ भी पता नहीं है ना, फिर भी आप आंसर दे पाओगे, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत ही आपको पता होगा। बोथ ए एंड से यदि रखा है, ये तो मतलब कि ऐसे ही तो गलत हो गया। सो सी, समझ रहे हो ना, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, तो आपका बच गया ऐसे, ठीक है। जब क्वेश्चंस आप कर रहे हो ना, मान लीजिए सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम में जब करोगे, तो ऐसा तो जरूर नहीं कि आपने पहले से करे होंगे, कुछ ट्रिक आपको लगानी है। देखिए, जैसे ये जो स्टेटमेंट रखा है ना, जैसे डज नॉट ऑकर, कोई ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस रहेगा, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ऐसा हमेशा होता है। इस वाला जो डेफिनेट स्टेटमेंट रहता है, ये थोड़ा मैक्सिमम केस में ज़्यादातर गलत होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ये जो र्यूड स्टेटमेंट है ना, मतलब कि तो इस वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत होने की चांसेस रहता है। यहाँ पे देखिए मे रिजल्ट है ना, इस तरीके मतलब कि जब इस तरीके से स्टेटमेंट रहेगा वो ज़्यादा सही होने की चांसेस रहता है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करेंगे। फॉर एन एक्शन पोटेंशियल अकर, एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है? जैसे आपको पता होगा, ये एक एक्सन है, तो उसकी अंदर में आपको ऐसे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलेगा, आउटसाइड में पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होगा जब कोई स्टिमुलस यहाँ पे आएगा। स्टिमुलस आने के बाद क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल जो है ओपन हो जाता है। सोडियम चैनल ओपन होने के बाद सोडियम अंदर एंट्री करने लगेगा, जिस वजह से क्या होगा ना, अंदर की चार्ज अभी पॉजिटिव हो जाएगा एंड बाहर की चार्ज अभी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि सोडियम की इनफ्लक्स होने की वजह से इनफ्लक्स हुआ, ठीक है। अच्छा, तो दे रखे हैं फॉर एन एक्शन पोटेंशियल ऑकर द स्टिमुलस मस्ट बी रीच एक्सीड द थ्रेशोल्ड, यस, मतलब कि ये भी एक स्टेटमेंट है, स्टिमुलस जो है थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होना ज़रूरी है। देखिए, आपने कभी कभी ऐसे मार्क किए होंगे, मान लीजिए कभी आपकी बॉडी के अंदर कोई मच्छर बैठा है, आपको पता नहीं चलता है जब तक वो चुभेगा नहीं, या है ना, या कोई मच्छर बैठा है तो आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि वो इतने मतलब कि आपको पता नहीं लग रहा है, कोई दूर से देख के आपको बताएगा अरे आपकी मतलब यहाँ पे मच्छर बैठा है या कुछ भी, है ना। तो उन्होंने जितने भी स्टिमुलस दे रही हैं उनकी बॉडी के वजन की, मान लीजिए वहीं पे एक क्या है, एक छिपकलिया बैठ जाएगा आपकी बॉडी में, तो आपको पता लग जाएगा, है ना, बॉडी वेट ज़्यादा है, कुछ ना कुछ स्टिमुलस आ गया तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मच्छर बैठा है आपको पता नहीं लगेगा जब तक वो चुभेगा नहीं। तो वही चीज़ है कि जो जितने भी स्टिमुलस आप प्रोवाइड कर रहे हो, मान लीजिए उनके पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि वो सोडियम चैनल को मतलब कि इन्फ्लक्स मतलब कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सके, तभी तब तक के लिए नहीं होगा, समझ रहे हो ना। देखिए, और कोई दूसरे दिख कर बता सकता है, लेकिन आपकी खुद की बॉडी के ऊपर बैठा है लेकिन आपको पता नहीं चलता है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को द स्टिमुलस मस्ट रीच और एक्सीड द थ्रेशोल्ड, ये होना जरूरी है। ऑप्शन ए तो आंसर हो सकता है। देखिए, सोडियम इन्फ्लक्स ये भी हो सकता है। द मेम्ब्रेन मस्ट बी आउट ऑफ द रिलेटिव रिफ्रैक्टर, नहीं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड से उसका कोई नहीं है, तो ऑप्शन बोथ ए एंड बी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 67 हो गया। फिर हम बात करेंगे 68 क्वेश्चन नंबर। द थिक फिलामेंट इन स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ, ठीक है। थिक एंड थिन फिलामेंट, हमने जब अपने मसल कंट्रैक्शंस वाली बात देखोगे तभी आपको पता लग जाएगा। जैसे रहता है क्या, कुछ ऐसे रहता है, ठीक है, ये थिन फिलामेंट इस तरीके से रहता है एंड थिक फिलामेंट कुछ ऐसे रहता है, थिक, ये थिक है। थिक फिलामेंट कैसे बनी हुई है, जो मायोसिन्स होते हैं, ठीक है ना, मायोसिन है, इस तरीके से उनका हेड रहता है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रहता है, यहाँ पे मायोसिन होता है। एंड जो थीन, ये थीन है, इसमें क्या होता है ना, एक्टिन है, ठीक है। ये ठीक है, इसमें मायोसिन है, ठीक है ना, मायोसिन ठीक है, मोटे हैं, आप याद रखिए, मोटे, एन फॉर मायोसिन, एम फॉर मोटे याद रखिए, थीन एक्टिन याद रखिए,
ठीक है। अच्छा, तो हम उसको आइसोट्रोपिक एंड अनआइसोट्रोपिक भी हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो थिक है ये थोड़ा डार्क रहेगा, क्योंकि है ना, डार्क डार्क फिलामेंट भी हम बोल सकते हैं, उसको हम लाइट फिलामेंट भी बोल सकते हैं। तो आइसोट्रोपिक अनआइसोट्रोपिक आपको कुछ बहुत तरीके के नाम भी दे सकते हैं। मैंने मॉसल कंट्रैक्शन समझाने के टाइम पे भी आपको बताई थी, क्योंकि इस तरीके से रहेगा। इनके पास जब ये दोनों हेड बाइंड हो जाएंगे तब क्या होगा, तब ये उसको खींच के लाएगा, जिस वजह से मसल कंट्रैक्ट हो जाता है। ये अभी इस एरिया को आ जाएगा, तो थोड़ा जहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सार्कोमर के डिस्टेंस था, मान लीजिए ये जेड लाइन है, ये जेड लाइन है। अब ये जब यहाँ तक आ जाएगा तो कुछ सार्कोमियर की जो डिस्टेंस है थोड़ा लेस हो गया, तो कंट्रैक्ट हुआ मसल, इस तरीके से कंट्रैक्ट हो गया, ठीक है। तो थीन एक्टिन ये डार्क बैंड हो गया। अच्छा, तो डार्क यहाँ से डार्क ये लिखा है, तो आन आइसोट्रोपिक याद रखिए, आइसोट्रोपिक ये लाइट है, आई यहाँ पे लिखा है LIGST, तो आइसोट्रोपिक बैंड याद रखिए। तो क्योंकि कभी कभी मान लीजिए ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी आइसोट्रोपिक है, कौन सी आन आइसोट्रोपिक है, हालांकि उनके जो नाम है लाइट के ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि लाइट के थ्रू लाइट ट्रांसपेरेंट, मतलब कि जो है ना ट्रांसमिट हो पा रहा है, तो इसलिए हम आइसोट्रोपिक कहते हैं। जिसमें लाइट जो है ना क्रॉस नहीं कर पा रही, तो हम उसको अनआइसोट्रोपिक कहेंगे, क्योंकि वो ठीक है इसलिए डार्क है तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, तो आपको ये रहा। फिर क्वेश्चन नंबर 69 दे रखा है कि मोटर यूनिट रेफर्स टू, मोटर यूनिट हम किसको कहेंगे, सिंगल मोटर न्यूरॉन्स रहेगा प्लस मसल्स फाइबर्स रहेगा, तो हम उसको मोटर यूनिट कहेंगे। मतलब कि जो कि मसल कंट्रैक्शन से होगा, कोई भी मसल न्यूरॉन से, जो मान लीजिए ये एक न्यूरॉन्स है, ये उनके एक्सन है, एक्सन्स बॉडी है, तो यहाँ से दूसरे मसल्स को जब इन्फॉर्मेशन जाता है तो मोटर यूनिट को इन्फॉर्मेशन जाता है, तो ये एक मोटर न्यूरॉन्स रहेगा। मोटर न्यूरॉन्स हम किसको कहते हैं, ऐसा न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन से आने वाले इन्फॉर्मेशंस को वहीं पे आता है। मतलब कि ब्रेन, आपको मच्छर ने काटा, आपकी मसल से इन्फॉर्मेशन गया ब्रेन तक, फिर ब्रेन से इन्फॉर्मेशन से आएगा, है ना, दोनों काम जो कर रहा है, तो हम उसको मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। तो मोटर न्यूरॉन्स प्लस मसल फाइबर को मिला के हम बोलते हैं, ठीक है। फिर दे रखा है कि क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द सेलुलर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो सेल के अंदर जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, तो याद रखिए, ठीक है ना। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स में आपका कौन कौन आ जाएंगे, सबसे पहला आएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER, ठीक है ना, गोल्गी, तो उसके बाद लाइसोजोम्स और वैक्यूल होता है, ठीक है ना, वैक्यूल होता है। क्योंकि देखिए ये यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे, ये सेल है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होता है उससे तो कनेक्टेड है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड है। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खत्म होगा उसके बाद स्टार्ट हो जाता है गोल्गी, ठीक है ना, गोल्गी इस तरीके से स्टार्ट हो पाया जाता है। तो पाए जाने के बाद फिर उसके बाद आपका रहेगा ना वैक्यूल। इस वैक्यूल जो है इस तरीके से होता है, क्या है, जैसे आपको पता होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर मान लीजिए राइबोसोम बैठा है, तो हम उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। राइबोसोम बैठा है तो ये क्या करेगा ना, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद ये गोल्गी के पास चला जाएगा, क्यों, क्योंकि पैकेज होने के लिए। फिर गोल्गी क्या करता है, छोटे छोटे पैकेज करके, हो सकता है कि कोई दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को भेजेगा, मान लीजिए जैसे यहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया है उसको भेजना है, या कोई दूसरे सेल ऑर्गेनेल को भेजेगा। नहीं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी तो प्रोटीन, लिपिड, सब चीज़ें की ज़रूरत होता है, उसको भेजेगा। या तो आउटसाइड ऑफ द सेल उसको भी, मान लीजिए कोई नियर बाई सेल में इंजुरी हुआ है, उस पर्टिकुलर एरिया को आपको हीलिंग करनी है, तो नियर बाई सेल उसको भेज लेगा। तो इसलिए चीज़ें ऐसे होता है। उससे जो ये जो ट्रांसपोर्ट है, उस ट्रांसपोर्ट को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चंस भी आता है, जैसे कोप 1 कोप 2 वेसिकल्स वगैरह जो रहता है ना। तो एक तो होता है एंटेरोगोड, है ना, मतलब कि ER से गोल्गी की तरफ मूवमेंट होगा, फिर गोल्गी से ER तक भी आता है। सिस एंड ट्रांस, गोल्गी से गोल्गी सिस फेस ट्रांसफेस होता है, इसके लिए भी ध्यान दीजिए। तो ये इतने जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये आपके आ जाएंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। Which of the following organelle is considered as the part of cellular endomembrane system? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वैक्यूल है, लाइसोसोम्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत है, क्योंकि नॉट पूछना चाहिए था, है ना, यहाँ पे नॉट नहीं दे रखा है, तो आंसर यदि नॉट होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा, है ना, यदि नहीं तो लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे रखा है। मतलब क्वेश्चन गलत है ऐसे मान के हम चलेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका 2021 की क्वेश्चंस डिस्कशन। पूरा का पूरा हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कशन किए हैं, मतलब कि 20, 21, 22, 23
जितने भी कॉन्सेप्ट हमने आपको यहाँ पर डिस्कस किया है उससे रिलेटेड, मतलब कि उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको रहना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपको अंदाज़ा लग पाएगा कि किस तरह, क्योंकि ये रियलिटी है ना, यहाँ से क्वेश्चन आएगा और बेसिक आपका क्लियर होना ज़रूरी है। यदि आप चाहते हो कि एट स्टार्ट के साथ जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हो, यहाँ पे दिया गया नंबर 7894226802। मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है ना, 1 मई को, तो ये हो चुका है। तभी यदि आप मतलब कि प्लान ऐसे ही है, आपको सारे रिकॉर्डिंग क्लासेस मिल जाएगा, तो आप 3 दिन के अंदर सारे क्लासेस कंप्लीट करोगे, फिर मॉक टेस्ट दोगे, फिर क्लासेस कंप्लीट करोगे, मॉक टेस्ट दोगे, तो इस तरीके से प्रिपरेशन चलेगा। फिर कोर एंड डिसिप्लिन पेपर की मॉक टेस्ट के बाद हम स्टार्ट करेंगे फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, मतलब कि एग्जाम की पैटर्न के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट रहेगा। तो आई होप आपकी प्रिपरेशंस को बूस्टअप करने के लिए एक अच्छा तरीका है, तो आप चाहते हो तो जुड़ सकते हो। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है, और लाइक करना, शेयर करना आपके दोस्त के साथ। थैंक यू।